Assalamualaikum MD CAT aspirants. So conceptual dose series अर्ली प्रेप सेशन फॉर MD CAT 2025 का आज फर्स्ट लेक्चर है जो कि है केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट SOS के अकॉर्डिंग आज हमारा फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का होने वाला है और आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एनर्जेटिक होने वाला है, इसलिए स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है अपना सिलेबस सेकेंड ईयर से, क्योंकि ताकि वो स्टूडेंट जो कि फ्रेशर हैं उनको भी कोई मुश्किल पेश ना आए और ये लेक्चर्स आपके लिए जो है आपके FSC में भी मदद करेगा और MD CAT के लिए भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब केमिस्ट्री का आज लेक्चर है और हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसलिए स्टार्ट किया है स्टूडेंट क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे MD CAT का हाई वेटेज रखती है केमिस्ट्री के सेक्शन में, इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर के अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नहीं हो सकती और FSC के अंदर भी और MD CAT में भी अगर आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का टॉपिक क्लियर हो जाए तो आपके 2 से 3 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है, चाहे वो FSC के पेपर हो या फिर आपका MD CAT हो। इसलिए अब IUPAC नोमेनक्लेचर FSC में जो है मतलब हर ऑर्गेनिक क्लास का अलग अलग दिया हुआ है। बेंजीन का अलग, अल्केन का अलग, अल्कीन का अलग, अल्काइन का, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह हर का अलग अलग दिया गया। लेकिन ये MD CAT है, इसके अंदर हमने चीज़ों को समराइज़ करके चलना है। सो स्टूडेंट, मैं आपके लिए ईजी वे में कुछ बेसिक्स रूल बताऊँगी और उन्हीं बेसिक्स रूल से आप किसी भी ऑर्गेनिक क्लास का जो है IUPAC नोमेनक्लेचर मालूम कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नोटबुक और पेपर पेंसिल लेकर बैठिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उन सबको आपने नोट करते जाना है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है आप ये दुआ पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हमारे कवर्ड होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें आज का जो लेक्चर होगा ना, इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगी, ठीक है। पहले हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, उससे आगे करते करते हम एडवांस लेवल तक IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन को, देन हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स, नेमिंग के रूल क्या हैं, और फिर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग को भी डिस्कस करेंगे और एंड में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है, ठीक है, ताकि वो आप जो है आपका एक होमवर्क होगा जो आपने करना है। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं। एक इसकी किस्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला और तीसरा होता है बॉर्डर लाइन फार्मूला। एक चौथी टाइप भी है जिसे कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नोमेनक्लेचर में, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल C3H8, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब इस तरह से कि उसके अंदर कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन कितने, ये जो फार्मूला होता है ये सिंपल उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है प्रोपेन का, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर, ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसको, इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम वो लिखेंगे तो वो बन जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन, ये हमने 3 कार्बन लगा दिया और 8 हमने हाइड्रोजन अटैच करने हैं। सो ये देखें, इस तरह से हम 8 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सो ये फार्मूला कौन सा हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं बॉर्डर लाइन फार्मूला क्या, ये जो MD CAT के लिए जो स्टूडेंट है ना FSC वाले, उनके लिए न्यू चीज़ होगी। सो बॉर्डर लाइन फार्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें 3 कार्बन वाले मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, 1 2 3। सो ये देखें जिगजैग मैनर में हमने जो है कार्बन्स को अरेंज करना होता है। अब ये देखें ये वाला फार्मूला जो है ना MD CAT के लिए इंपॉर्टेंट है
है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना आपको इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए मिलेंगे, ठीक है, MDCAT के अंदर। सो ये देखें, ये जो एक लाइन है ये कार्बन नंबर 1 को शो कर रही है, ये कार्बन नंबर 2 को और ये वाला कार्बन नंबर 3 को। इससे आगे आप चेन ज़िगज़ैग मैनर में चलाते जाएँ तो कार्बन क्यों बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें आप यहाँ पर 3, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन हो गया और ये 5 कार्बन, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाता है। अब अगर हमने कोई ब्रांच लगानी हो इधर तो हम ब्रांच कैसे लगाएंगे, ये देखें, अगर मैंने 3 कार्बन पर न्यू लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर इसके साथ ही हमने कोई और ग्रुप OH अटैच करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ OH भी अटैच हो जाएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। सो इस तरह से जो है स्टूडेंट ये बॉर्डर लाइन फार्मूला होता है और MDCAT के लिए ज़्यादातर जो है इस तरह से भी हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही ईजी होता है, आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ जी। तो सबसे पहला हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन की टाइप्स। अब देखें ज़्यादातर स्टूडेंट को ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उसके कॉमन नेमिंग जो होती है ना, कॉमन नेम उसके अंदर यूज़ होगा। लेकिन जैसे कि काफ़ी बार हमें कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल और आइसो अल्कोहल, आइसो अल्काइल हैलाइड, टर्शरी, तो इनके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम से हमने IUPAC नेम लिखना होता है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपका ये जो टॉपिक है ना एकदम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये तो आप सबको पता होगा, प्राइमरी कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन कितनी होती है। प्राइमरी कार्बन जिसे 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री, टर्शरी कार्बन 3 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री होता है, ठीक है। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन जो कि डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है। ये देखें अब ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन इसी तरह क्या होगा, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो तो वो कार्बन कौन सा कहलाता है, 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह आप टर्शरी की अगर बात करें तो वो कार्बन जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा तो वो कार्बन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम इस कार्बन को देखें तो बताएं ये क्या होगा, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह क्वाटरनरी कार्बन सिंपल क्या होगा, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच हो वो कार्बन क्या कहलाता है, वो कहलाता है 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी कार्बन। अब यहाँ पर देखें वो हाइड्रोजन जो कि प्राइमरी कार्बन से अटैच हैं वो कहलाएंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी से अटैच होंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी, जो टर्शरी से अटैच होंगे वो कहलाएंगे टर्शरी हाइड्रोजन, और जो क्वाटरनरी से अरेंज होंगे। अब आप मुझे बताएं क्या क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, सो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि देखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी जो है दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं देखें आइसो और नियो की तरफ। जैसे पीछे मैंने आपको टाइप्स बताई, अब हम पढ़ेंगे आइसो नियो। देखें आइसो अल्केन और नियो अल्केन एज सच खुद कोई चीज़ नहीं होती, ये मैंने आपको आगे की जो चीज़ है वो समझाने के लिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब पढ़े आइसो क्या होता है, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। मतलब आइसो ग्रुप क्या होगा कि सेकेंड लास्ट या फिर सेकेंड कार्बन पर कोई एक अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसो, ठीक है। अब देखें ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो ये देखें यहाँ से लेकर जो कंप्लीट यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ना, मैं आपको इसको सही से करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से लेकर सारा ये जो CH यहाँ तक का जो हिस्सा है ना ये आइसो ग्रुप कहलाता है। ये देखें CH3 और यहाँ पर CH3, सो ये जो पूरा ग्रुप है ये आइसो ग्रुप कहलाता है। अब इसके आगे क्योंकि हमने सिंपल मिथाइल लगा दिए हैं ग्रुप्स तो ये इसे हम आइसो अल्केन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे कुछ भी अटैच हो ये पूरा आइसो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे है नियो अल्केन। नियो क्या होगा,
टू मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन, ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर यहाँ से अगर स्टार्ट करें जब भी वही है, तो इस पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। अब देखें यहाँ से ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ना CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये पूरा ग्रुप जो होगा ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये कहलाता है नियो ग्रुप। ठीक है, इसके आगे अब आप जो भी कुछ लगा देंगे तो वो फिर नियो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा या फिर जो भी है आगे नियो हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन सकते हैं। अब यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको अगली चीज़ समझाती हूँ, व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखें अब आपके पास कोई भी अल्केन है, ठीक है, किसी भी अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें टर्मिनल कार्बन से, ठीक है, टर्मिनल कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, टर्मिनल कार्बन क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला या फर्स्ट वाला कार्बन होता है वो कहलाता है टर्मिनल। तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, मीथेन, इससे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करवाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और इसके साथ एक बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इसके साथ अब कुछ भी आकर अटैच हो सकता है। तो ये क्या बन गया, अल्काइल। अब ये क्या है, ये है मीथेन। तो इससे जो अल्काइल बना है वो क्या कहलाएगा, मिथाइल। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अगर हमारे पास इथेन होगा तो इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से बनेगा पेंटाइल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बनते जाएंगे। अब देखें आप इसके आगे अगर आप क्लोराइड लगा दें तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है डिफरेंट ग्रुप्स की। अब यहाँ पर हमने एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा रोल होता है नोमेनक्लेचर में। पहला है फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकंड डिग्री सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। इसके अंदर जो क्वार्टरनरी अल्काइल हैलाइड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एक तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो क्वार्टरनरी होना पॉसिबल नहीं है। अब प्राइमरी जैसे हमने पीछे पढ़ा कार्बन, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो कार्बन जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, या वो कोई हैलोजन आ सकता है, या फिर वो कोई OH ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ग्रुप आ सकता है। मेनली यही दो ग्रुप आते हैं, इसलिए मैं इन्हीं को ही डिस्कस कर रही हूँ। अब ये कार्बन जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अगर अटैच हो तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अब अगर इसके साथ हैलोजन ग्रुप लग जाए तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर इसके साथ अल्कोहल OH ग्रुप लग जाए तो वो प्राइमरी अल्काइल वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखें, यहाँ पर कार्बन बेशक आगे जितनी लंबी चेन होती जाए, लेकिन ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक से अटैच है, तो ये कौन सा कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन ही 1 डिग्री अल्काइल ही कहलाएगा। अब वो प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो। ठीक है, अब इसी तरह आप बताएं मुझे सेकेंडरी क्या होगा। सेकेंडरी की भी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच हो, 2 कार्बन से। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन आ गया। ठीक है, सो अब ये जो कार्बन है या फिर ये पूरा जो ग्रुप है ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, वो जो भी इसके आगे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसके बेसिस पर। ठीक है, नाइट्राइल भी हो सकता है, सेकेंडरी नाइट्राइल, प्राइमरी नाइट्राइल। ठीक है, वो ग्रुप पर डिपेंड करता है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। इसी तरह अब अगर हम टर्शरी की बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पर एक और कार्बन अटैच हो, यानी वो कार्बन जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट जिसके अंदर कन्फ्यूजन होती है आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल में। जी सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया आइसो ग्रुप क्या होता है, CH3 CH और CH3। सो जिसके अंदर ये पूरा ग्रुप इंटैक्ट यानी इसी तरह से हो, इसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, तो वो आइसो अल्काइल हैलाइड या आइसो अल्कोहल हो सकता है। अब इसका अगर एक आसान ट्रिक बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखें CH3
CH और CH3 और यहाँ पर हमने एक आइसो अल्केन बनाया हुआ था, ठीक है। सो हमने आइसो ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हमने जो इसका जो टर्मिनल कार्बन होगा ना उससे हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं। अच्छा, इसको मैं दोबारा से स्टूडेंट लिख रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें आप, ये हमने एक आइसो अल्केन बनाया था, CH3 CH और CH3, ये हमने एक आइसो अल्केन बनाया था। अब हमने इसमें से जो टर्मिनल, ये पूरा आइसो ग्रुप इसी तरह रहना चाहिए, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उसमें से, सॉरी जो टर्मिनल कार्बन है उसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, CH3 CH और CH3 और इसके साथ आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 और साथ एक बॉन्ड खाली छोड़ देंगे। यानी इसके आगे अब कोई भी हैलोजन अटैच हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप अटैच हो सकता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। सो वो तो ये क्या बन जाएगा, आइसो अल्काइल। अब इसके अंदर देखें पूरा आइसो ग्रुप इंटैक्ट रहा है, जो चेंजेस आए हैं वो इससे अगले वाले कार्बन में आए हैं, यानी कि टर्मिनल कार्बन में आने चाहिए। जो एंड वाला कार्बन होगा या फिर फर्स्ट वाला कार्बन उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आइसो अल्काइल। अब अगर इसके आगे हम क्लोराइड लगा दें तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, आइसो अल्काइल हैलाइड, ठीक है। या फिर इसके आगे अगर हम वो लगा दें, अल्कोहल लगा दें तो वो आइसो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा आइसो ग्रुप इंटैक्ट रहना चाहिए। लेकिन अब अगर देखें, अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, अगर यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पर CH3 ही है, तो क्या ये आइसो अल्काइल होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा सेकंड लास्ट पर तो ये आइसो होगा। नो, देखा यहाँ पर आइसो ग्रुप पूरा इंटैक्ट नहीं रहा, बल्कि आइसो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाला गया है। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन या कोई भी OH लग जाए तो अब ये आइसो नहीं होगा, अब ये क्या कहलाएगा, देखें जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये डिफरेंस होता है मेन इसके अंदर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई दोबारा देखें तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आइसो में टर्शरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, जिसमें आइसो ग्रुप पूरा इंटैक्ट रहेगा वो आइसो, वरना फिर हम देखेंगे कि वो कार्बन कितनों से अटैच है कार्बन से, तो उस हिसाब से हम उसे सेकेंडरी या फिर टर्शरी कह देंगे। इसी तरह अब अगर हम नियो की बात कर लें, यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर सिंपल, अगर इसके साथ जो है CH3 एक और अटैच हो, यहाँ से हम H को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नियो ग्रुप, ठीक है। अब ये नियो अल्केन हो गया, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, देखें CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। सो अब हमने फिर से क्या किया, टर्मिनल से रिमूव किया और इसके आगे आकर जो भी फंक्शनल ग्रुप में अटैच होगा तो ये भी नियो अल्काइल हैलाइड या फिर नियो अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं करते और यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन वगैरह रिमूव कर देते तो फिर ये कौन सा हो जाना था, फिर ये नियो नहीं रहना था, बल्कि ये फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम प्रैक्टिस के तौर पर कुछ नेमिंग करते हैं ताकि फिर हमारा ये जो टॉपिक है डिफरेंस का, इसका और आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमन नेम भी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेम तो बहुत इजी है, देखें 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है, ब्यूटेन। तो ये सिंपल ब्यूटेन है और क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो हम इसके साथ N ब्यूटेन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अच्छा जी, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और देखें इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ आगे बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, 3 वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। अब आप मुझे बताएं कि ये सेकेंडरी होगा या फिर आइसो होगा। अब देखें प्रोपाइल के केस में ये एक एक्सेप्शन है कि जो आइसो होता है उसी को हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखें जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी भी कहला सकता है। और इसमें आइसो ग्रुप भी पूरा इंटैक्ट रहा है, इसीलिए हम इसको सिर्फ आइसो प्रोपाइल एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसको हम आइसो भी कह सकते हैं और नियो भी, लेकिन कन्वेंशनली इसके लिए नेम जो है वो आइसो प्रोपाइल ही यूज़ होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइप देखें, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बताएं। देखें अब जो यहाँ पर आइसो ग्रुप पूरा इंटैक्ट है और जो टर्मिनल कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो ये क्या बनेगा, ये सेकेंडरी, ये आइसो बनेगा, ठीक है। और क्योंकि 4 कार्बन वाला है तो इसका नेम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल, ठीक हो गया स्टूडेंट।
नेक्स्ट अगर देखें सो ये देखें, ये जो कार्बन है उसके साथ 3 कार्बन अटैच हैं और उधर से क्या किया गया है, हाइड्रोजन निकाला गया है। तो इसका नाम क्या होगा, वो कार्बन कितनों से अटैच है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब ये वाला कार्बन, ठीक है, जिसके साथ हमने कोई भी हैलोजन या फिर अल्कोहल आप जो भी साथ लगा देंगे फिर उसके हिसाब से नाम आ जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग है, ये IUPAC नेमिंग अभी नहीं है, अभी ये कॉमन नेम मैं आपको बता रही हूँ। सो इसका क्या नेम होगा, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो मतलब कि ये 2 डिग्री और देखें 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये भी ब्यूटाइल ही होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें, ये देखें, ये कार्बन है और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और ये पूरा ग्रुप इंटैक्ट रहा है। ठीक है, और इसके साथ वाला जो CH है, ठीक है, उससे हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। तो बताएं, नियो ग्रुप पूरा इंटैक्ट रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये नियो और 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये नियो पेंटाइल कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अब देखें, वो कार्बन जिसके साथ, अब ये आइसो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर H अगर होता तो ये, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता ना जब ये आइसो होता। अब इसके अंदर जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगना है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री यानी कि टर्शरी, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये भी पेंटाइल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसकी खुद से भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आ जाए। ठीक हो गया, ये आपको सही से नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। अब हमने वो बेसिक रूल्स पढ़ने हैं कि जिसके बेसिस पर सिर्फ मैं आपको कुछ ही रूल्स दूंगी और उन रूल से आप जो है आपका तकरीबन हर जो भी आपका आ जाए ना MD-CAT में या फिर FSC में कोई भी कंपाउंड आ जाए आप आसानी से उसकी नेमिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में हमें 2 तरह की मुश्किलें आती हैं। पहली मुश्किल कि हमने इसको नंबरिंग कहाँ से करनी है और कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को और कौन से को हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना है। एक ये नंबरिंग करना होता है, दूसरा काम होता है उसको नेमिंग करना कि किसका नाम हमने पहले लिखना है और इसके लिए हमने सफिक्स का यूज़ करनी है, प्रीफिक्स का यूज़ करनी है। सिर्फ यही डिफ़िकल्टीज़ 2 होती हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर मैंने 2 क्लासेस बना दी हैं। ठीक है, 2 मतलब कि मैंने आपके लिए डिवीजन्स की हैं, उनके बेसिस पर बताऊँगी। एक है नेमिंग के रूल्स, यानी जब हमने किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना है तो हमने उसका नाम लिखते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और नाम कैसे लिखना है। दूसरा होगा नंबरिंग के रूल्स, यानी हमारे पास अगर एक कंपाउंड दिया गया है तो हमने उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, किसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना है, वो हो जाएंगे उसके नंबरिंग के रूल्स। ठीक है, तो ये 2 तरह के रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम जो है नेमिंग के रूल्स देख लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल थोड़े से हैं और ईजी से हैं, इसलिए पहले नेमिंग के रूल्स देखते हैं, फिर हम नंबरिंग के रूल्स करेंगे जी। तो ये देखें नेमिंग के रूल्स। सबसे पहला जो नेमिंग का रूल है, जब भी आपने नेम लिखना है तो उसके अंदर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए होंगे ना, आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अब अल्फ़ाबेटिकली का क्या मतलब है, देखें, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मिथाइल ब्रांच प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जो ब्रांचेस लगी होती हैं। ठीक है, एक अगर हमारे पास मिथाइल ब्रांच प्रेजेंट है और एक जगह पर हमारे पास इथाइल या फिर प्रोपाइल कुछ भी प्रेजेंट है। सो अब आपने जब नेमिंग लिखनी है तो आप किसको पहले लिखेंगे, देखें अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है या फिर एम। ई पहले आता है ना तो हम पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक है, जैसे कि 2 नंबर पर इथाइल है, 3 नंबर पर मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 इथाइल, फिर हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक हो गया। बेशक अगर हमारे पास 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर इथाइल है, फिर भी ई क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, आगे पूरा नेम कैसे लिखना वो मैं आपको आगे आगे एक एक चीज़ का रूल बताते हैं, उसके एग्जांपल दे रही हूँ। आगे जब रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे नाम आपको लिख कर दिखाऊंगी। ये रूल बहुत इजी सा है, ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज़ कॉमा टू सेपरेट डिजिट। जब भी हमने डिजिट्स को सेपरेट करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, कॉमा। जैसे अगर एक कार्बन है उस पर 2 ब्रांचेस अटैच हैं, ठीक है, और दोनों ही मिथाइल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए
नेम लिखना है, ठीक है। तो हम जैसे कि समझे 2 कार्बन है ना, एक पर इधर मिथाइल अटैच है और एक यहाँ पर भी मिथाइल ही अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे 2 3, ठीक है। 2 3 लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 और 3, 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं तो हमने उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करना है, कॉमा, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा रूल था। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ हाइफन टू सेपरेट डिजिट एंड वर्ड। अब अगर हमने डिजिट और वर्ड को सेपरेट करना है तो हम हाइफन यूज़ करेंगे, जैसे 2 ब्यूटेन, तो हमने बीच में क्या यूज़ की, हाइफन यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डाई और ट्राई। जैसे अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डाई मिथाइल या फिर ट्राई मिथाइल या फिर 4 है टेट्रा मिथाइल, जो जो जितने होते जाएंगे उतना हम लिखते जाएंगे। और नंबर भी, जैसे अगर एक मिथाइल 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक हो गया स्टूडेंट। लेकिन अगर एक ही, ठीक है, जैसे कि अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है और दोनों सेम है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे उसका सिर्फ जो नंबर है वो एक बार लिखेंगे, नो, हमने फिर भी 2 बार ही नंबर लिखना है, जैसे 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, या फिर 2 2 डाई इथाइल। इस तरह नंबर जितनी बार वो ब्रांच आ रही है उतनी बार ही हमने उसका डिजिट भी लिखना है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल से रूल, और ये हो गई एफएससी। इतनी चीज़ें आपके एफएससी की बुक में भी हैं और आपको एफएससी में पढ़ाया जाता है। अब हम आते हैं असल एमडी कैट की तरफ। सो ये देखें, एमडी कैट के लिए सिंपल नेमिंग का एक मैं आपको जो है ये चार्ट दे रही हूँ, सिर्फ ये याद कर लें, आपको नेमिंग करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी जी। जब भी आपने किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कोई भी ब्रांचेस जो प्रेजेंट है सबसे पहले हमने उन ब्रांचेस का नेम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अब ब्रांचेस में OH भी आ सकता है, CH3 भी आ सकता है, ठीक है, क्लोराइड भी आ सकता है, या और भी कोई भी ब्रांच आ सकती है, इथाइल आ सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमने जब नेम लिखना है तो हमने इन ब्रांचेस का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक ही ब्रांच है, मैं लिख रही हूँ 3 मिथाइल, ठीक हो गया। अब देखें, जब हमने इसका नेम लिख लिया, अब उससे आगे हमने क्या लिखना है, इसके बाद हम प्रीफिक्स 2 लिखते हैं। प्रीफिक्स 2 में आ जाता है साइकिल, मतलब क्या उस कंपाउंड में कोई साइकिल प्रेजेंट है। अगर साइकिल प्रेजेंट है तो हम फिर साइक्लो लगा देंगे, अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर साइकिल प्रेजेंट है तो हम उसी को नाम को अगर लिख रहे हैं तो देखें 3 मिथाइल। अब अगर साइक्लो है तो हम साथ साइक्लो लिख देंगे, ठीक है। वैसे हमारे एमडी कैट में ऐसे नेम नहीं आते जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ अगर आ जाते तो हमने लिख देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं रूट नेम। अब रूट नेम क्या है कि उसके अंदर कितने कार्बन की चेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करते हैं ना, रूट नेम, पेरेंट नेम, वो लिखना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन की चेन हो तो एक कार्बन के लिए यूज़ होता है लफ्ज़ मिथ का, ठीक है। 2 कार्बन हो तो उसके लिए यूज़ होता है एथ का, ठीक है। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो, यहाँ पर मैं आपको सारे लिख कर दिखा देती हूँ जितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 3 कार्बन वाला अगर हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड किसका, प्रॉप का, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं किसका, पेंट का। और इसी तरह अगर हमारे पास आगे 6 कार्बन वाला आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड, 6 कार्बन के लिए हेक्स का वर्ड यूज़ करेंगे। 7 कार्बन वाले के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड किसका, हेप्ट का। 8 कार्बन वाले के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्ट का, ठीक है। हमारे एमडी कैट तक और एफएससी में ऑक्ट तक के ही आते हैं, इससे ऊपर के नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट। वैसे अगर 9 का आ जाए तो नैन का वर्ड यूज़ करते हैं और 10 का आ जाए तो हम डेक का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ, हमने कहाँ तक पढ़ा, 3 मिथाइल, साइकिल है तो साइक्लो, वरना नहीं, 3 मिथाइल, ठीक है, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब देखें 3 मिथाइल। अब देखें रूट नेम हमने क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला है तो हम लगा देंगे ब्यूट, ठीक है। यहाँ तक लगा दिया। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेती हूँ ताकि ऊपर मैंने आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करनी है ना तो आपको वो समझ आ जाए जी। देखें 3 मिथाइल ब्यूट।
अब इसके बाद हमने सफिक्स 1 लगानी होती है। अब सफिक्स 1 का मतलब है सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। सैचुरेशन मीन सिंगल बॉन्ड, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन का। अनसैचुरेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइन। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, एन का वर्ड। अगर डबल बॉन्ड हो तो हम यूज़ कर लेंगे इन का वर्ड। ठीक है, तो ये देखें इन आ गया। अब सबसे एंड पे हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना उसको लिखना होता है, जो कि है सफिक्स 2। अब सफिक्स 2 में हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट वाले फंक्शनल ग्रुप है ना वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल। अल्कोहल जो है एज अ प्रीफिक्स भी यूज़ हो सकता है और सफिक्स भी। अब प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ होगा तो हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर सफिक्स के तौर पर यूज़ हो तो हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इसका पूरा टेबल है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, वो भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हैलोजन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये फिर आगे से हमने प्रायोरिटी में देखना होता है, वो जब नंबरिंग सिखाऊंगी जब बताऊंगी कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर सफिक्स के तौर पर कौन सा यूज़ होगा, प्रीफिक्स के तौर पर कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, सो सबसे एंड पर हमने जो है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को लिखना होता है, ब्यूटीन। अब देखें अगर हमारे पास ये देख लें क्या है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। ठीक है, आगे हम ओइक एसिड लगा देंगे। अगर OH है तो हम सिंपल आगे ओल लगा देंगे। ब्यूटीन आगे 2 पर OH लगा है, 3 पर OH लगा है, उसका नंबर डाल के, जैसे अगर 2 पर OH लगा है तो हम लिख देंगे 2 ओल। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा नेम लिखना होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये जो मैंने समझाया कि आपने नेमिंग में किस तरह से किस चीज़ को पहले लिखना है और किस चीज़ को बाद में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई। सिंपल नेमिंग के बस यही रूल थे, और सिंपल आप FSC वाले तो आपको याद ही होंगे, वो मैंने आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवाया। ये एक मेन रूल है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। फ्लो चार्ट जो मैंने आपको दिया है सिर्फ इस बेसिस पर आपने पूरा नेम जो है लिखना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नंबरिंग के रूल्स पे। सबसे पहला सिंपल और सबको पता है वो रूल आ जाता है कि सबसे पहले हमने लॉन्ग पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर हमारे पास OH लगा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CH3 लगा है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये उसके ऊपर क्या आ गई, ब्रांचेस, ये तो आपको पता ही है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, अगर हमारे पास H अभी मैं नहीं लगा रही, ठीक है, क्योंकि वो बाद में सिर्फ सेटिस्फाई करने होते हैं वैलेंसी को। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ कार्बन लगाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है, एक हम यहाँ पर लगा देते हैं CH3, ठीक है, एक हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि सिर्फ जो स्ट्रेट चेन होती है ना उसको लॉन्गेस्ट चेन समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जो भी कार्बन, टर्मिनल कार्बन जो आपको लग रहा है, अब यहाँ पर आपको ये टर्मिनल कार्बन लग रहा होगा, बट ये नहीं है। ये उन्होंने सिर्फ जो ये पूरी ही यहाँ से लेकर, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लॉन्गेस्ट चेन होगी। सिर्फ ये उन्होंने क्या किया हुआ है, चेन को थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, लेकिन ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि टर्मिनल कार्बन से कार्बन अटैच हैं। ठीक है, ब्रांचेस, ये पूरी आप ब्रांच ना समझे, ये पूरी एक लॉन्ग चेन है। ब्रांचेस सिर्फ वो होती हैं जो कि टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी कार्बन पर अटैच हो तो वो ब्रांचेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये टर्मिनल कार्बन क्या होता है, ये फर्स्ट वाला, ये लास्ट वाला। तो ये वाला जो कार्बन है ये हमारे पास सेकंड कार्बन पर अटैच है, मींस कि ये ब्रांच है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसलिए ये पूरी ही लॉन्ग चेन होती है। एक ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें, अब हमारे पास अगर एक लॉन्ग चेन आ गई, ठीक है, अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो 4 कार्बन वाली बन रही है, और यहाँ से भी अगर हम देखें 4 कार्बन वाली बन रही है। ठीक है,
ये देखें यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बन अटैच है तो अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब अगर हम यूँ स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर लें तो लॉन्गेस्ट चेन होगी, और अगर हम यूँ भी सिलेक्ट कर लें तो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, 4 कार्बन वाली चेन कहलाएगी। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जब अगर हमारे पास ऐसा आ जाए तो हमने फिर देखना होता है कि कहाँ से हम अगर चेन सिलेक्ट करें तो उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना ज़्यादा आ रहे हों। जैसे अगर हम इसको स्ट्रेट चेन लेते हैं, जब भी हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर हम इसको यहाँ से यूँ सिलेक्ट करते हैं जब भी हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो दोनों जगह से सेम सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक एक ही आ रहा है तो हम इसको कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते, ऐसे चेन को सिलेक्ट करते, अगर हम चेन को ऐसे सिलेक्ट करते तो यहाँ पर हमारे पास एक ये और यहाँ पर एक और, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होते, और अगर हम स्ट्रेट लेते तो हमारे पास सिर्फ एक आ रहा होता सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर हम क्या करते, हमने उसको लॉन्गेस्ट चेन लेना था जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके एफएससी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के सिर्फ यही 2 रूल हैं। अगर तो दोनों जगह से सेम चेन आ रही हो तो हम वो सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अब हमने करनी है नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग के लिए सिंपल रूल है, फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल हमें क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, मीन्स हमारी जो ब्रांच अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, लोएस्ट नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन 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 और कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इसके साथ हाइड्रोजन तो आप सबको सेटिस्फाई करना आते होंगे, 3 है, यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 लगेंगे और यहाँ पर 3 लगेंगे। सिर्फ हमने जितनी कार्बन की वैलेंसी रह जाती है, 4 वैलेंसी होती है, जितनी वैलेंसी खाली बचती है उतनी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखें, अब लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने लोएस्ट नंबर देना है। अब अगर हम यहाँ से नेमिंग करें 1 2 3 4, यहाँ से हमारी जो ब्रांच है उसको 3 नंबर मिल रहा है, ठीक हो गया। दूसरी जगह से करके देखते हैं जी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो ब्रांच है उसको 2 नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, जहाँ से हमारी ब्रांच करीब होगी वहाँ से हमने उसको नंबरिंग करनी है। यहाँ से हमारी ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो हमने अपनी नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल लगेगा, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब अगर हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर कार्बन ही है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, CH2 CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर कोई और ब्रांच भी अटैच हो जाए, ठीक है, मिथाइल हो जाए, कोई भी हो जाए, तो यहाँ से अब देखें, अगर तो दोनों मतलब अगर दोनों जगह से सेम नंबर आ रहा हो, जैसे अगर हम यहाँ से करें जब भी 2 ही मिल रहा है, यहाँ से करें जब भी 2 ही मिल रहा है, ठीक है। अगर दोनों जगह पर सेम नंबर पर 2 ब्रांचेज अटैच हों तो फिर हम क्या नंबरिंग करेंगे। देखें, अब अगर तो दोनों ही सेम है तो फिर तो हम किसी भी जगह से कर लेंगे, ठीक है। मुश्किल कब पेश आएगी, मुश्किल जब पेश आएगी जब हमारे पास यहाँ पर कोई और ब्रांच आकर लग जाए, कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे OH अटैच हो जाए, ठीक है। अब OH अगर अटैच हो गया तो बताएं हम क्या करेंगे। अब देखें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें जब हमारे OH को 2 नंबर मिलता है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें जब हमारे मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि ये दोनों अब डिफरेंट ग्रुप आ गए, ठीक है। तो अब हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, इसके लिए अब जो मुश्किल आई है उसका मैं आपको हल बताने लगी हूँ। देखें, हमने अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना होता है। जब अगर हमारे पास सेम कार्बन नंबर पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं कि हमने किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले अगर हमारे पास सफिक्स 2 है तो हम सफिक्स 2 को प्रायोरिटी देते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और सबसे एंड पर हम प्रायोरिटी देते हैं प्रीफिक्स 1 को। अब देखें, सफिक्स 2 मैंने आपको बताया जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, OH हो गया, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, इसी तरह और भी ज़्यादा सारे, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सबसे एंड पर हम प्रीफिक्स 1 जो कि ज़्यादातर मिथाइल होता है या फिर कोई भी हैलोजन वगैरह होता है। तो देखें, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
ये देखें, इसके साथ यहाँ पर OH लगा दें। ये देखें आप, यहाँ पर अगर हम एक OH लगा दें और यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें जी। सो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास सफिक्स 2 है और ये हमारे पास प्रीफिक्स 1 है। तो प्रायोरिटी हमने किसको देनी है? ये दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आते हैं सफिक्स 1 में, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सफिक्स 2 को, फिर हम प्रायोरिटी देंगे सफिक्स 1 को, जिसमें भी पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे एंड पे प्रीफिक्स 1 को। सो देखें यहाँ पर अब हमारे पास सफिक्स 2 को हमने प्रायोरिटी देनी है, मतलब हम नंबरिंग जो है इस साइड से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई स्टूडेंट? सिंपल से सिर्फ आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लें तो आपको नंबरिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गई? OH आ गया, CH3 आ गया, तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? सफिक्स 2 को। हो गया यहाँ तक क्लियर है? अब देखें, अब यहाँ पर एक और, अच्छा अब मैं आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखें, अब जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और C। अब देखें 1 2 3 4, अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो हमारे पास डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो हमने किसको प्रायोरिटी देनी है? डबल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, यानी 1 डबल बॉन्ड के लिए इन का लफ्ज़ यूज़ होता है, फिर जो भी नाम होगा, ब्यूटीन है तो 1 ब्यूटीन और आगे फिर 3 आइन लिख देंगे। ठीक है, यूँ करके हमने नेमिंग देनी होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब हमने डबल बॉन्ड को दी, फिर प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को। अब यहाँ पर एक और डिफ़िकल्टी आएगी। अब वो डिफ़िकल्टी क्या होगी? ये देखें, CO। ठीक है, एक और लगाते हैं C। ये देखें, C और C, OH आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया OH। अब देखें, अब यहाँ पर अगर हम कार्बन इसको 1 नंबर दें तो हमारे पास एक सफिक्स 2 है, यहाँ से कार्बन 1 नंबर दें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एक सफिक्स 2 यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। तो अब हम किसको नंबरिंग देंगे? सो देखें, अब दोनों अगर सफिक्स 2 आ गए ना तो इसके लिए एक और प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कि लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, और आपकी नंबरिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हमारे पास एक ग्रुप है, एक कंपाउंड का नेम आ गया जिसमें 2 हमें ब्रांचेस, 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं और वो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जो है सफिक्स 2 में आते हैं। ठीक है, मतलब कि हाई प्रायोरिटी के हैं, तो उसमें से भी हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना है। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे हाई प्रायोरिटी पर होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कंपाउंड में, तो हम उसे जो है वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर हम नाइट्राइल ग्रुप को देते हैं प्रायोरिटी, फिर एल्डिहाइड ग्रुप को, फिर कीटोनिक ग्रुप को, फिर अल्कोहलिक ग्रुप को, फिर अमाइन ग्रुप को, फिर हम OR यानी कि ईथर वाले ग्रुप को, और सबसे एंड पर हम अल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें अगर हमारे पास सेम पोजीशन पर, ठीक है, ये सारे जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना सेम पोजीशन पर, अगर डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो फिर लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगेगा। जहाँ पर से अगर कार्बन पहले, जहाँ पर जो सा फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है तो फिर हम वहाँ से प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा हो जाए कि सेम पोजीशन पर 2 ग्रुप आ जाएं, मतलब इधर से भी अगर हम देखें तो दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, इधर से भी देखें दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, या तीसरी चौथी कोई सी भी, फिर हम ये प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं। यहाँ पर OH आ जाए तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने प्रायोरिटी देनी है कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में वो आगे है। सिंपल, ये आपकी नंबरिंग के तमाम रूल्स हो गए। आई होप आपको समझ आई होगी। मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ। सबसे पहले नेमिंग में सिर्फ मैंने आपको एक रूल दिया, उसको आप याद कर लें, नेमिंग आपकी डन है। प्रायोरिटी, अब आपको जो है नंबरिंग के रूल्स में पहले आपको FSC बेस रूल बता दिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। 4 रूल हैं सिंपल नंबरिंग के, पहले 2 FSC के हैं, दूसरे 2 जो ऑर्डर बताएं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक आपको मैंने ऑर्डर बताया कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई सफिक्स 2 वाला प्रेजेंट है, तो हम ये ऑर्डर यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम सफिक्स 2 को प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे एंड पर प्रीफिक्स 1 को। अब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर दोनों ही हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हों, यानी जो सफिक्स 2 में आते हैं वो हों, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर है। सिंपल इतना सा आप ऑर्डर याद कर लें, इससे हटके आपके पास कोई और नहीं आएंगे कंपाउंड। तो हमने इनको पहले प्रायोरिटी देनी है। सिंपल, आपकी नेमिंग डन हो गई। अब ये देखें, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये भी आपने याद कर लेना है।
ये जो मैं आपके साथ टेबल्स शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी ताकि आप जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। अब देखें, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको अगर हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे, जो कि यूज़ नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर जो हमारे सिलेबस में आता है ना क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ इनका जो है ना प्रायोरिटी ऑर्डर वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे हाई प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो कार्बोक्सी, सफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो ऑइक एसिड। फिर एसिड एनहाइड्राइड की प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स के तौर पर ऑइक एनहाइड्राइड। एस्टर प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो OH। एसाइल हैलाइड प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो हेलो कार्बोनिल और सफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो ऑयल हैलाइड। एमाइड अगर प्रीफिक्स के तौर पर तो कार्बामॉइल और अगर सफिक्स के तौर पर तो सिंपल एमाइड। नाइट्राइल प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ होगा तो सियानो और अगर सफिक्स के तौर पर यूज़ होगा तो नाइट्राइल, ठीक है। एल्डिहाइड प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करना है तो फॉर्माइल लिखेंगे, सफिक्स के तौर पर यूज़ करना है तो एल लिखेंगे। इसी तरह थायो एल्डिहाइड का थायोफॉर्माइल और थायल। कीटोन अगर प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ होना तो ऑक्सो, सफिक्स के तौर पर यूज़ होना तो ओन यूज़ करेंगे। इसी तरह जो अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे प्रीफिक्स के तौर पर और अगर सफिक्स के तौर पर यूज़ होना तो ओल का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह ये आप देख सकते हैं अल्केन का, नाइट्रो वगैरह सबका आपको दिया हुआ है। इस सारे टेबल को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपने जो है ना याद कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारा जो है सिंपल जो स्ट्रेट चेन वगैरह ब्रांच चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग हो गई। अब जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंपल सी बेंजीन की नेमिंग आती है ज़्यादातर। अब उसको देख लेते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहला रूल है साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है तो हमने जब प्रायोरिटी देनी होती है तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं जो कि रिंग का हिस्सा हो। ये तो आपको पता है, ये तो पीछे वाला ही रूल है। जैसे कि हमारे पास अगर ये एक बेंजीन है, ठीक है, और इसके साथ COOH ग्रुप अटैच है तो नंबरिंग करनी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस कार्बन को फर्स्ट देंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर कोई और ग्रुप अटैच हो जाए तो अब फिर हम क्या करेंगे? पीछे हमने पढ़ा है कोई भी ब्रांच अटैच हो जाए तो हमने लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है, वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 3 पोजीशन में रहे, यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 पोजीशन में रहे। लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे ताकि इसको हमारे पास कौन सी पोजीशन मिले? 3 पोजीशन मिले। ये नंबरिंग के रूल्स हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेमिंग का रूल वही है जो मैंने आपको पीछे बता दिया। सिंपल नेमिंग का रूल एक वही रहना है, चाहे वो कोई साइक्लो, जैसे ये साइक्लो हो गया तो हम साइक्लो का वर्ड यूज़ कर देंगे, बेंजीन हो गया तो बेंजो का वर्ड यूज़ कर देंगे। इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। सब देखें, तीसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वो प्रेजेंट हैं जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेंजीन है, अब इसके साथ यहाँ पर हमारे साथ क्लोरीन और यहाँ पर आयोडीन अटैच है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में या फिर सफिक्स 2 में नहीं आते। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने नंबरिंग के लिए जब हमने नंबरिंग करनी है तो जो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट पर आता है हम उसको फर्स्ट नंबर देंगे। आयोडीन का आई जो है लास्ट पर आता है, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से? आई से स्टार्ट करेंगे 1। अब देखें लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी 3 4 5 6। नंबरिंग में देखें, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। नंबरिंग जब हमने करनी है किसी साइक्लिक कंपाउंड की तो जो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में नहीं आता, सफिक्स 2 में, उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट पे आता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब हमने नेमिंग करनी है तो फिर हमने पहले क्लोरीन का C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली तो हम क्लोरीन को ही पहले लिखेंगे। ये 3 सिंपल से रूल हैं किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, ठीक हो गया। अब ये मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ कि जो कॉमन नेम यूज़ होता है ना बेंजीन के साथ अगर कोई ब्रांच अटैच हो तो क्या क्या नेम यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि सिर्फ एक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो बेंजीन के साथ। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है हमारे पास और इसके साथ OH ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या होता है? फिनोल। मिथाइल ग्रुप लगा हो तो टोलोइन। अगर हमारे पास ये देखें ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। अगर ये लगा हो, ये देखें यहाँ पर कार्बन, ये बॉर्डर लाइन फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर O और यहाँ पर OH तो क्या होगा? बेंजोइक एसिड। अगर ये देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड। अब ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, एसीटोफिनोन। ये देखें, अगर ये हमारे पास ईथर ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, एनिसोल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या नेम होगा यहाँ पर, ये हमारा इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ईथर लगा हुआ है, एस्टर नहीं लगा हुआ, ईथर लगा हुआ है, तो एनिसोल। यहाँ पर हमारे पास जो है एमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो एनिलीन, और यहाँ पर हमारे पास सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का लगा हुआ है SO3H, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर अगर डाई सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, अगर हमारे पास डाई सब्सटीट्यूएंट है और अगर दोनों ही मिथाइल ग्रुप अटैच हों, मीन्स कि अगर एक टोलुइन है, अगर उसके साथ हमारे पास, ये स्ट्रक्चर थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये देखें, अगर हमारे पास एक टोलुइन लगा हुआ है, टोलुइन है, अगर उसके साथ हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप ही आकर अटैच हो जाए तो वो ज़ाइलीन कहलाएगा। ठीक है, अब वो हमने पढ़ा है कि जब भी डाई सब्सटीट्यूएंट बेंजीन बनता है तो उसके अंदर तीन जो है वर्ड यूज़ होते हैं, तीन पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, ये वाली साइड ऑर्थो, ये वाली मेटा, और ये वाली साइड क्या कहलाती है, पैरा। ठीक है, तो इसी तरह अब क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पर अटैच हो जाए तो मेटाजाइलिन, और पैरा पर अटैच हो जाए तो पैराजाइलिन। अगर तीनों ही मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसका नाम होता है मेजिटाइलिन। अच्छा स्टूडेंट, ये भी मैं आपके साथ जो पिक्चर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में मैंशन है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो है ना डाई सब्सटीट्यूएंट बेंजीन वगैरह की, वो पंजाब बुक में मैंशन नहीं है, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह इनमें से कुछ एग्जाम्पल सिंध टेक्स्ट बुक में होंगी, लेकिन जो है बाकी की नहीं होंगी, तो आपने इन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखें, डाई सब्सटीट्यूएंट वाले आ गए, ये मैंने आपको बताया ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब देखें, अगर हमारे पास एक OH लगा हुआ है पहले से ही तो वो हमारे पास क्या होगा, फिनोल। ठीक है, अब अगर उसके साथ OH ही आकर अटैच हो जाए, दूसरा भी, जब डाई सब्सटीट्यूएंट हो तो दूसरा भी OH आकर अटैच हो जाए, तो वो अगर ऑर्थो पर अटैच हो तो कैटिकोल कहलाता है, अगर हमारे पास जो है मेटा पर अटैच हो तो रिजोर्किनोल कहलाता है, अगर पैरा पर अटैच हो तो हाइड्रोक्विनोन कहलाता है। ठीक है, और ये इनके जो है IUPAC नेम भी लिखे हुए हैं। इसी तरह ज़ाइलीन का मैंने आपको बता दिया, ये इनके IUPAC नेम आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक फिनोल है, मीन्स के OH ग्रुप अटैच है, और दूसरा हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप आ जाए ऑर्थो, मेटा और पैरा पर, तो उसका नाम क्रिसोल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स, इनके कॉमन नेम और इनके IUPAC नेम आपने याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन MCQs की प्रैक्टिस करने से पहले, जिस तरह बेंजीन के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं इन पर भी क्वेश्चन, इसी तरह जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनके भी नेम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका भी ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, देखें, सबसे पहला जो हमारे पास एक कार्बन वाला, ये पहले सबसे पहले ना मैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड शेयर कर रही हूँ, यानी वो जिनके अंदर सिर्फ एक ही क्या है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक कार्बन वाला होगा तो वो कहलाएगा कार्बोनिक एसिड, कॉमन नेम IUPAC नेम भी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, इसके साथ जो है C डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पर OH लगा होगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये है OH और यहाँ पर भी OH अटैच है, ये है कार्बोनिक एसिड। ये मैंने इसका आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड और मेथनोइक एसिड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब मैं आपको मेथनोइक एसिड का फार्मूला बनाकर बताती हूँ। देखिए, मेथनोइक एसिड एक कार्बन जिसके अंदर, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ये देखें OH। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर सिंपल H अटैच हो तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा मेथनोइक एसिड। IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, यहाँ पर H अगर सिंपल लग जाए, अगर यहाँ पर OH लगा हो तो वो कार्बोनिक एसिड होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हो, H लगा हो तो वो मेथनोइक एसिड होगा। उसके बाद दो कार्बन वाला होता है एथनोइक एसिड, एस्टिक एसिड। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं बना देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास CH
3 अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एथनोइक एसिड और एस्टिक एसिड। ये आपने याद करने, इनके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम और प्रोपेनोइक एसिड आईयूपैक नेम। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन वाला, वेलेरिक एसिड 5 कार्बन वाला, पेंटेनोइक एसिड। आईयूपैक नेम तो बहुत आसान है, ठीक है। इनके कॉमन नेम याद करने, कैप्रोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है 7 कार्बन वाला, इनैंथिक एसिड 8 कार्बन वाला, कैप्रेलिक एसिड 9 कार्बन वाला, पेलेर्गोनिक एसिड और 10 कार्बन वाला कैप्रिक एसिड, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद अब हम कुछ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, जब सिंपल 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाए OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया और ये दूसरा। अगर ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बीच में एक इसके क्या आ जाए, देखें 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक CH2 आ जाए और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH आ जाए, तो इसका नाम क्या होगा, मेलोनिक एसिड। इसी तरह अगर यहाँ पर 2 CH2 आ जाए तो हमारे पास बन जाएगा सक्सिनिक एसिड, 3 आ जाए तो ग्लूटेरिक एसिड, 4 आ जाए एडिपिक एसिड, 5 आ जाए तो पाइमेलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह बेंजोइक एसिड का मैंने आपको बता दिया, अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो तो उसका नाम होता है थैलिक एसिड, ठीक है। ये सारा भी आपको मैं शेयर कर दूंगी, आपने ये सारी एग्जांपल याद कर लेनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज़ की। थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ है, बाकी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगी, ठीक है। वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, आपने वो मुझे जो है करके बताना है कि यस हमने वो कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर लिखना है। यस स्टूडेंट, जब भी हमने कोई भी स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना होता है ना, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो देखना है उसका पेरेंट नेम क्या है। हेप्टेन है ना, मतलब कि 7 कार्बन वाला, 7 कार्बन बना लेते हैं, या 7 के कार्बन बन गए। अब इस पर देखें ब्रांच कहाँ पर है, सिंपल उस जगह पर ब्रांच लगा दें, 4 कार्बन पर ब्रांच लगानी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने 4 कार्बन पर ब्रांच लगानी, मीन्स कि हम यहाँ पर ब्रांच लगाएंगे। अब हमने लगाना क्या, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल मैंने आपको बताया था CH3 CH और CH3, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब ये नो कि आप इधर वाले हाइड्रोजन को अटैच कर दें कार्बन, नो, हमने यहाँ पर बॉन्ड खाली छोड़ा है ना, तो इसके साथ हमने अटैच करना है। CH यहाँ पर अटैच होगा और इसके यहाँ पर CH3, और देखें दूसरा वाला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और लाजमी नहीं कि आप यहाँ पर ही लगाएं, यहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं। फिर ये ना आप अगर स्ट्रेट दिया हुआ हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये आइसो नहीं है, ये भी आइसो ही है, क्योंकि देखिए 2nd कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, तो ये भी आइसो ही होगा, ठीक है। सो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने आईयूपैक नेम लिखना है इस कंपाउंड का। सो चलें लिख लेते हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं लेकिन हम सिंपल इसका नेम लिखते हैं, फिर हमें एमसीक्यूज दिया गया, इसका नेम लिखते हैं, फिर जो आंसर जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे जी। पहले ये हमें कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखें CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखें इसके साथ ये ब्रैकेट का मतलब है कि इस कार्बन से ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो हम अटैच कर लेते हैं CH3, और ये एक अटैच कर लिया, ये दूसरा अटैच कर लिया। यस, अब नंबरिंग कर लें, ब्रांच पहले अब देखें एक ब्रांच है, प्रीफिक्स 1 आ गया और सफिक्स 1, तो हमने प्रायोरिटी देनी सफिक्स 1 को, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की और तीसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। सो अब नेम लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखना होता है जी प्रीफिक्स 2, तो प्रीफिक्स सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है जी, प्रीफिक्स 2, जो कि हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद अच्छा जो होता है ना डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो हमने पहला कार्बन का नंबर लिखना होता है। अब क्योंकि 1 पर ब्यूटीन है तो 1 और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटीन, सो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया,
अब देखें, आपने इसको देखकर घबरा नहीं जाना, सिंपल से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास ये लगा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको ड्रा करके बता देती हूँ। CH3 और CH2 ये अटैच है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें एक कार्बन है ना, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 यूं अटैच है, मतलब ये अलग अलग है, मतलब ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं जी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से लोएस्ट लोकेंट रूल, यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 पोजीशन मिल रही है, यहाँ से देखें तो 1 2 3 पोजीशन मिल रही है। तो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको दोबारा से इधर ड्रा कर देती हूँ, ठीक है, वहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। देखें हेप्टेन है पहली बात तो ये, और यहाँ पर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 4 5 6 7 जी। तो देखें सबसे पहले अब हमने इथाइल ही पहले लिखना है ना, तो 3 इथाइल और 4 पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका भी थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। इस MCQs के